हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग जैसे बोला था हम लोगों ने कि हाँ फिर से हम लोग करेंगे बीपीएससी ट्री 4 और 5 के लिए और साथ में बीपीएससी एडीओ और दरोगा मेंस के लिए। तो हम लोग एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं और 20 क्वेश्चन का संग्रह लाए हैं और डेली हम लोग करेंगे। अभी हिस्ट्री का स्टार्ट किए हैं, फिर पॉलिटी का भी लाएंगे धीरे धीरे और साथ में हम लोग भी धीरे धीरे सब सब्जेक्ट लाएंगे। चलिए आते हैं, लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आपका सिंपल सा है। देखिए कह रहा है कि रॉबर्ट जूस फ्रूट कहाँ के थे, मतलब कि क्या थे। तो उन्होंने जैसे कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पूरा थोड़ा देख लीजिएगा, मिस प्रिंट है मतलब मिस टाइपिंग है। पुरातत्व वनस्पति शास्त्री थे या पुरातत्वविद थे या इतिहासकार थे। तो रॉबर्ट फ्रूट जो थे ये एक ब्रिटिश क्या थे, साइंटिस्ट थे और भारत में आने के बाद 1830 भारत में कब आए थे तो 1863 में आए थे, ठीक है। और इससे पहले 1861 में कनिंघम को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्ति किया गया था। आइए पूछ लेते पहले क्वेश्चन का लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ये दोनों आंसर इसका हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार बीपीएससी का क्वेश्चन में पूछा हुआ, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साथ में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युगीन, यहाँ पे युगीन होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था त्रियुगीन विभाजन, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, पड़ा हुआ है, कौन कौन है तो देख लेते हैं। ये थॉमस के ने, सुबाक ने, टेलर ने, वाइल्ड ने। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ के हम सुना देते हैं आप लोगों को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो किसने किया था तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थॉमसन। कौन हो जाएगा आंसर इसका, थॉमसन। आइए आगे देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए दोस्तों लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। आइए कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। कह रहा है कि उत्खनित प्रारंभों के अनुसार पहला पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। और ये जो क्वेश्चन सब अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये प्राचीन भारत का पाषाण काल युग पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता है, दो भी आ जाता है, कभी कभी तीन भी आता है। और क्लास 6 से लेकर 12 वालों के लिए सब किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से 8 भी इंपॉर्टेंट है, 9th to 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th 12 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान देकर पढ़िएगा। और पिछले बार से क्वेश्चन भी बड़ा हुआ है, इस पर दरोगा का पीटी में आप देखिएगा तो क्वेश्चन भी आया हुआ, हम बता देंगे आगे चल के कौन सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का आंसर लोग देखते हैं। आइए इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। एक ऑप्शन ए में दे रहा है कि निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो किस का पशुपालन का प्रारंभ, सबसे पहला पशुपालन जो पूछ रहा है कि किस काल में, तो काल स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। किस में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि आइए कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान था। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान कौन सा है। कि मध्य क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछ रहा है कि मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य में मिले थे, कौन सा स्थान पे मिले थे मध्य पाषाण में। पहला क्वेश्चन क्या था कि किस काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया उसी में, अगला क्वेश्चन कि मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण कहाँ, कौन किस स्थान से मिलते हैं, स्थान का नाम पूछ दिया आपसे। तो आइए देख लेते हैं अब। लंगनाज, बीरभानपुर, आजमगढ़ और चौपानी मांडो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आज आदमगढ़, ठीक है ना, आदमगढ़ हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आदमगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं, मतलब किस जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए देख लेते हैं इसका आंसर, थोड़ा जूम आउट कर कम करके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चौपानी मांडो से, मदहा से, काकेरिया से और सराय नाहर से, ठीक है ना। 4 जगह बोला है। क्या क्या क्वेश्चन था कि किस जगह से हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो चौपानी मांडो से, काकेरिया से, मदहा से और सरायनाहर से। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा मदहा हो जाएगा और सराय नाहर से हो जाएगा। ये 2 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या था आप लोग ध्यान दिए हैं कि किस जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संवर्धित प्राप्त हुए, मतलब कि उस टाइम में क्या उपकरण पूछा है। अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया हमारा कि हड्डी के आभूषण निर्मित कहां से बने हैं। तो आइए देख लेते हैं कहां से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए, जो कहां से बने हैं। तो देख लेते हैं, सराय नहर से, मड़ाहा से, लेखिया से और चौपानी मंडल से। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, ए और बी, इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, मतलब एक ही कब्र से किस जगह से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो आइए देख लेते हैं कहाँ मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर कि एक ही ऑप्शन है, सराय नहर से, दमदमा से, महुआ से और संगनाद से। तो मिला आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, दमदमा से। ठीक है, दमदमा से जो है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आइए 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहा, किसकी, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कहाँ से आरंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और मोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, नवपाषाण काल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और नवपाषाण काल में ही अगर आइएगा आप देखिएगा तो पहिए का खोज हुआ था, है ना। किसका खोज, पहिए का खोज, साथ में आग का खोज, ये सब कहाँ हुआ आपका, नवपाषाण काल में। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बात पर करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर है क्वेश्चन हमारा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, सबसे पहला साक्ष्य अगर मानव का भारत में मिलता है तो नर्मदा घाटी से मिलता है। कहां से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। आइए देखते हैं, नर्मदा घाटी के साथ साथ अगर विंध्यन पहाड़ियां बोल दे तो विंध्यन पहाड़ियां भी ले लेते हैं आंसर। तो इस बात को, मानव सर्वप्रथम का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो नर्मदा घाटी से मिलता है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। सेम क्वेश्चन है, तो किस नदी घाटी से हुई है। तो इसका भी आंसर नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस नदी से, तो नर्मदा घाटी से इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ठीक है ना, सबसे पहला अनाज कौन था प्रयुक्त किया गया था मानव द्वारा। तो याद रखिएगा, गेहूं, चावल, जी नहीं होगा, जौ होगा और बाजरा होगा। तो सबसे पहला बोलेगा अगर तो जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जौ। वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे इस चीज को। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। याद रखिएगा इस चीज को, क्या हो जाएगा, जौ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं। तो देखिए उपमहाद्वीप में बोलेगा कृषि के साक्ष्य ना, तो बात याद रखिएगा, आजकल देता है क्या आपका लोहरा देव आंसर। ठीक है ना, कोल्डिवा भी देता था पहले, लेकिन आजकल आपका आंसर देता है लोहरा देव। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लोहरा देव। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो सेम इसमें देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन, देखिए इसमें लोहरा देव नहीं है, तो इसमें आंसर लगेगा आपका कोल्डिहुआ ले लेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बोल रहा है, मेहरगढ़ कहाँ है आपको पता है ना, भारत से बाहर में है, तो भारत में नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कोल्डिहुआ ले लेगा। याद ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भी कभी कभी छट आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के क्या कह रहा है, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके थोड़ा जल्दी से कि कहां प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसमें आपका क्या है, सबसे पहला तो आपका कोल्डिवा था, तो कोल्डिवा ऑप्शन में है नहीं। दूसरा ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ था, लोहरा देव, वो भी नहीं है। तो बचा कौन, मेहरगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा, कभी कभी बोलो ना ऑप्शन से भी क्वेश्चन छांटते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेहरगढ़। आइए सॉरी, हाँ ये आंसर, ये क्वेश्चन था आपका मेहरगढ़। अगला है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अद्भुत का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कहां पे हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। तो इसका आंसर होगा मुंडीमाक, मेहरगढ़, बालाकोट और दमसात और अमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका आंसर, मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा भारत में, अगर किसका पशुपालन और कृषि दोनों का बोल रहा है तो मेहरगढ़। चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग।
ये बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन था आपका। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे जीवन के प्रमाण बोल रहा है, तो जीवन का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो आप देख लीजिएगा कहाँ से। ये आपका आंसर हो जाएगा जीवन का प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़ से आपका आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थानों से मध्यपाषाण में? तो ओया, बोरी, बागोर, जखनिया, क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? आइए, बागोर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागोर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है? देखो बारकोलिथिक नहीं होगा, चारकोलिथिक हो जाएगा, या तो चारकोलिथिक होगा या तो क्या हो जाएगा इसमें, हाँ चारकोलिथिक युग कहा जाता है। ये बाल गलती हो गया, मिस टाइपिंग हो गया है। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा गया है? ताइए पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण को या लौह युग को, किसको कहा गया चारकोलिथिक युग दोस्त? तो ताम्रपाषाण युग को। चारकोलिथिक किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण या कांस्य युगीन भी बोलते हैं, है ना। कांस्य युगीन बोल लीजिए, ताम्रपाषाणिक युगीन बोल लीजिए या चारकोलिथिक युग बोलिए, सभी का एक ही बात होता है। आहार सभ्यता के बारे में लिखित कथनों में विचार करना है। आहार तांबा गलाने जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, है ना। अगला है कि यहाँ से काले लाल ताल नहीं होगा, लाल होगा, क्या होगा? लाल रंग होगा। रंग के मूल्यवान मिले जिन पर समानतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। ठीक है दोस्त, इस चीज को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, कौन कौन इसमें सही है। एक मिनट दोस्त। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए जरा खटाक से। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जल्दी आप लोग कमेंट बताइए कि आहार सभ्यता के बारे में क्या कथन सही है, कौन कौन सा कथन सही है। इसमें आहार तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का आहार वासी अर्थव्यवस्था साधन था। यहाँ के लोग काले और लाल रंग के मूल्यवान मिले हैं जिन पर समानतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या क्या सही हो जाएगा? ये लोग आहार तांबा गलाना जानते थे, एकदम सही बात है। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही बात है। ये काले रंग और मूल्यवान मिले हैं जिन पर समानता क्या है, ज्यामितीय आकार उकेरी गई थी, ये भी सही बात है। गलती क्या हो जाएगा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं है, ये लोग चावल से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, परिचित थे ये लोग चावल से। आहार जो जनजाति थी ये चावल से परिचित थे। चलिए, आप लोगों का आज यही क्लास खत्म होता है और कल हम लोग इसी टाइम में फिर से एक नए वीडियो के साथ और नया चैप्टर, अगला चैप्टर हम लोग का जो रहेगा वो सैंधव सभ्यता रहेगा और साथ में लोग करेंगे और बीपीएससी टीडी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। धन्यवाद, लाइक एंड शेयर, और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे लिए उतना ज़्यादा मेरा प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।